हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में इशू ऑफ शेयर को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम शेयर इशू के प्रोसेस या स्टेप्स को समझेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि शेयर इशूड एट पार, प्रीमियम या डिस्काउंट क्या होता है और शेयर इशूड एट प्रीमियम में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज़ हम किस पर्पज़ के लिए करते हैं, वो चीज़ भी यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी कंपनी को शेयर इशू करना होता है, मतलब पब्लिक को ऑफर करना होता है कि आप मेरे शेयर्स को परचेज कर लीजिए, तो क्या करना पड़ेगा उनको उनको जनरल पब्लिक को इनवाइट करना पड़ेगा कि भाई आप हमारा शेयर परचेज करिए, उन्हें ऑफर देना पड़ेगा, तभी तो वो आपके शेयर परचेज करेंगे। तो वो कैसे देंगे, आप उन्हें इनवाइट कैसे करेंगे? थ्रू अ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे आप जनरल पब्लिक को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं, उनको ऑफर देते हैं कि आप मेरे शेयर्स को परचेज कर लीजिए। ठीक, अब जो ये प्रोस्पेक्टस आप देते हैं, इशू करते हैं पब्लिक को कि देखिए ये हम प्रोस्पेक्टस, देखिए अगर आप कॉलेज भी जाते होंगे ना, आप एडमिशन लेने जाइए तो भी आपको एक प्रोस्पेक्टस मिलता है जो ये आपको बताता है कि आपके कॉलेज में क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसे कैसा है, या आपको इस कॉलेज को क्यों चूज़ करना चाहिए। ठीक, तो इसी तरह ये जो प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करेगी, वो भी पब्लिक को जब इशू कर रही है या ऑफर कर रही है, तो ये बताती है कि देखिए मेरी कंपनी कैसी है, क्या चीज़ें हैं, हम क्या सोच रहे हैं, सब कुछ वहाँ पर डिटेल होता है, जिससे आप क्या करें, आप इंटरेस्ट लें कि हाँ भाई इस कंपनी में पैसे लगाए जा सकते हैं। तो बेसिकली प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक कंपनी क्या करती है, जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप मेरे शेयर्स को परचेज करिए। ठीक, अब प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे क्या होता है कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ है, मतलब जो भी पर्सन या जो भी पब्लिक इंटरेस्ट ले रहा है कि हाँ प्रोस्पेक्टस को देख के कि भाई मुझे इस कंपनी में पैसे लगाने हैं, तो वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन के साथ, मतलब इस प्रोस्पेक्टस के साथ एक एप्लीकेशन आता है, तो आपको वो एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा और साथ में जो पैसा है एप्लीकेशन के लिए, जितना पैसा मांगा गया होगा, वो पैसा आपको प्रोस्पेक्टस में जो भी बैंक मेंशन की गई, शेड्यूल्ड बैंक, उस बैंक में जाके डिपॉजिट कर देना पड़ता है। ठीक है, तो हम जो पैसा आप बैंक में जाके डिपॉजिट कर रहे हैं एप्लीकेशन के साथ या एप्लीकेशन के लिए, उसी को बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। क्लियर है? तो पब्लिक कंपनी क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस इनवाइट करेगी, प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे जो पब्लिक है या इंटरेस्टेड पार्टीज़ है जिसको सही में शेयर सब्सक्राइब करना है, परचेज़ करना है, तो वो क्या करेगी, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगी और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद वो एप्लीकेशन मनी को डिपॉज़िट करेगी, मतलब एप्लीकेशन के लिए जो पैसे माँगे गए हैं उसको जाके शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉज़िट करेगी। शेड्यूल्ड बैंक कौन-सा होगा? ये जो आपकी प्रोस्पेक्टस में मेंशन होगा, वो होगा। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और कही गई, आपकी कंपनीज़ एक्ट 2013 के सेक्शन 39 में बोला गया कि जो आप एप्लीकेशन के साथ पैसे मंगा रहे हैं ना, मतलब एप्लीकेशन मनी जिसे हम कह रहे हैं, वो आपके शेयर्स की फेस वैल्यू का एटलीस्ट 5% तो होना ही चाहिए। ठीक, मतलब अगर आप जो शेयर इशू करने वाले हैं, जो पब्लिक को बोल रहे हैं आप खरीद लीजिए ये शेयर्स, और वो शेयर्स का एक शेयर का प्राइस मान लीजिए 100 रुपया है, मतलब नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू उसकी कितनी है, 100 रुपये वाले शेयर हैं वो। तो अगर आप एप्लीकेशन ऑफर कर रहे हैं और बोल रहे हैं पैसे हमें दे दीजिए, एप्लीकेशन हमें दे दीजिए, तो एटलीस्ट 5% तो होना ही चाहिए, मतलब 100 का 5% तो 5 रुपये। तो एप्लीकेशन पे आप कम से कम उनसे 5 रुपये तो मांगिए ही मांगिए, पर शेयर 5 रुपीज़ आप मांगिए ही मांगिए। तो वही ये चीज़ कह रहा है कि सेक्शन 39 कहता है कि फेस वैल्यू का 5% एटलीस्ट आपको एज ए एप्लीकेशन मनी पर मांगना है, किससे? पब्लिक से, इंटरेस्टेड बायर से। ठीक है, जो इन्वेस्टर्स हैं। ठीक, तो इसमें कंपनीज एक्ट ने एक और बात क्या कह दी कि अगर जब आपने ये मांगा और आपका एप्लीकेशन रिसीव हुआ, अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ है, मतलब कम से कम लोगों ने जितना आपके नॉर्म्स में बोला गया है कि कम से कम इतने लोग सब्सक्राइब कर लेने चाहिए, जो कि 90% है, 90% अगर आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी आगे प्रोसीड नहीं करेगी, मतलब वो अपने शेयर्स के लिए आगे के पैसे उन शेयर होल्डर से नहीं मंगा सकती है। इन टोटल देखा जाता है कि इन टोटल आपने इतना इशू लाया और इतने इशू में इतने शेयर्स सब्सक्राइब कर लिए गए, इतने शेयर्स का सब्सक्रिप्शन हो गया, लोगों ने परचेज करने के लिए बोल दिया, एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हो गई। ठीक है, तो एटलीस्ट 90% तो सब्सक्रिप्शन के लिए बोले हों। अगर नहीं बोले हैं तो फिर आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, आपको सबका पैसा रिफंड करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी बात में ये है कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कि 90% है इशू का, अगर एज अ फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव नहीं हुई है, तो आपको जितना भी एप्लीकेशन मनी है वो सब के सब रिफंड कर देने पड़ेंगे। क्लियर है? आप उसको रख नहीं सकते, आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। क्लियर है? अब ये जैसे मैंने कहा ना एप्लीकेशन मनी, ठीक है, मतलब आप अब ऑफर करते हो पब्लिक को प्रोस्पेक्टस के थ्रू, तो वो लोग क्या करेंगे, उनसे पैसा आप लेना शुरू कर देते हो, तो इनिशियली पैसा लेना आप शुरू करते हो। तो जब भी आप शेयर इशू करते हो ना और कंपनी उसको पैसे के फॉर्म में लेना चाहती है, तो वो कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे पैसे मांगती है, तो वो उन इंस्टॉलमेंट्स के अलग अलग नाम हैं।
तो कैसे है? तो सबसे पहला जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माँगती है, जब सबसे पहला पैसा माँगती है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, जो प्रॉस्पेक्टस में लगे हुए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फिल करके आपको भेजना पड़ता है, मतलब इन्वेस्टर्स भेजते हैं। तो वो फर्स्ट पैसा है जो कंपनी को रिसीव होता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होती है, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। और ये एप्लीकेशन मनी आपको पता है कि जो भी इश्यू प्राइस, जो भी फेस वैल्यू है, एटलीस्ट उसका 5% तो होना ही चाहिए। क्लियर है? तो पहला पैसा आपका एप्लीकेशन मनी। दूसरा जो इंस्टॉलमेंट होता है, मतलब दूसरी बार जब एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है और देखते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया है, तब वो आगे के प्रोसेस में बढ़ते हैं, तो अलॉट करते हैं शेयर। तो सेकंड टाइम जो पैसा माँगते हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट जिसे हम बोलेंगे, वो होता है अलॉटमेंट मनी, कि अब आपको शेयर्स अलॉट किए जाएँगे, ठीक? उसके बाद क्या माँगते हैं, वो फर्स्ट कॉल माँगते हैं। अलॉट करने के बाद पहली बार आपसे आगे का पैसा माँगेंगे, तो दैट इज़ थर्ड इंस्टॉलमेंट। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया, वो सेकंड कॉल माँगे, थर्ड कॉल माँगे, फोर्थ कॉल, जो भी आपसे माँग रहे हैं, जितनी कॉल में आपसे पैसा माँग रहे हैं, कि अब आप इसको ₹2 और दे दीजिए, आप ₹3 और दे दीजिए, अब ₹1 और दे दीजिए, जैसे भी आपसे वो कॉल माँग रहे हों, तो वो आपका फोर्थ इंस्टॉलमेंट में हो जाता है। और लास्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब फुल एंड फाइनल कॉल होता है। कभी-कभी थर्ड कॉल ही फाइनल कॉल होती है, कभी सेकंड कॉल ही फाइनल कॉल हो जाती है। तो मतलब फाइनल कॉल मतलब अब ये लास्ट पैसा आपसे माँगा जा रहा है, इसके बाद आपसे पैसा नहीं माँगा जाएगा। तो ये इस तरह से एप्लीकेशन मनी आती है, अलॉटमेंट मनी आती है, फर्स्ट कॉल आता है, सेकंड कॉल या अदर कॉल जिस भी फॉर्म में वो माँग रहे हैं, और एक फाइनल कॉल आपको की जाती है, मतलब उस आपसे पैसे माँगे जाते हैं। तो इस तरह से इतने फॉर्म में आपसे पैसे लिए जाते हैं, जो भी इश्यू प्राइस है शेयर्स का, उसको इतने फॉर्म में आपसे माँगा जाता है, ठीक है? अगर वो ₹90 में, मतलब ₹100 के शेयर हैं, अगर मान लीजिए वो ₹100 में इश्यू कर रही है, तो ₹100 का ब्रेकअप ऐसे रहेगा। कुछ पैसे एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल पे, कुछ सेकंड कॉल पे, या कुछ थर्ड कॉल एंड फाइनल कॉल पे माँग लेगी, ठीक है? तो ये इनके पैसे माँगने के तरीके हो गए। अब हम बात करते हैं किसकी? प्रोसीजर ऑफ शेयर इश्यू। शेयर इश्यू का प्रोसीजर क्या है? देखिए, एक फ्रेमवर्क तो आपको समझ में हो गया कि शेयर इश्यू करना है तो क्या होता है, ठीक? कि आपको कैसे-कैसे शेयर इश्यू करना होता है और क्या चीज़ कैटेगरी है, मिनिमम कैटेगरी है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है। या इश्यू प्राइस को किन फॉर्म में माँगा जाता है, तो एक बेसिक आपको बता दिया। अगर हम प्रोसेस की बात करें, तो कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप हैं शेयर इश्यू करने के, वो क्या है कि पहली बात तो आपको प्रॉस्पेक्टस इश्यू करना है, ठीक है? बिना प्रॉस्पेक्टस के आप शेयर इश्यू नहीं कर सकते हैं। अब ये भी यहाँ पे याद रखिएगा कि पब्लिक को शेयर इश्यू कर कौन सकता है? सिर्फ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक को शेयर इश्यू नहीं कर सकती है, वो जनरल पब्लिक से ऑफर नहीं कर सकती कि आप मेरे शेयर परचेज़ करिए, वो ऐसा नहीं कर सकती है। तो ये जब प्रॉस्पेक्टस इश्यू करने की बात हो रही है, तो किसके लिए हो रही है? पब्लिक कंपनी की। प्रॉस्पेक्टस इश्यू करना भी किसके लिए मैंडेटरी है? पब्लिक कंपनी के लिए, कि अगर आपको पैसे पब्लिक से चाहिए हैं, ठीक है? मनी कंट्रीब्यूट जो हो रही है, वही तो कैपिटल बनेगी, शेयर कैपिटल जिसे हम बोलते हैं। तो अगर आपको शेयर के एवज में पैसे पब्लिक से चाहिए, तो उनको बताइए कि आप कौन हैं? आप में पैसे क्यों लगाए जाएँ? तो प्रॉस्पेक्टस के थ्रू हमको ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी? प्रॉस्पेक्टस इश्यू करेगी पब्लिक को, ठीक है? अब इस प्रॉस्पेक्टस में क्या होता है? सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, किसके बारे में? कंपनी के बारे में, और किस तरह से आपसे पैसे कॉल किए जाएँगे, किस तरह से पैसे आपसे माँगे जाएँगे, पैसे कहाँ जमा करने हैं, ये सारी डिटेल आपको इस प्रॉस्पेक्टस में मिल जाती है। तो बेसिकली प्रॉस्पेक्टस क्या हो गया? एक इन्विटेशन हो गया, किसको? पब्लिक को, कि ये कंपनी है जो आपसे फंड इकट्ठा करना चाहती है और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? और मतलब प्रॉस्पेक्टस इश्यू करने का मतलब ही आप समझ जाइए कि हाँ, आप कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, ये कंपनी स्टार्ट हो रही है, उसको फंड चाहिए और वो फंड आपसे चाहिए है। ठीक है? तो प्रॉस्पेक्टस इसीलिए इश्यू किए जाते हैं। इज़ इट क्लियर? तो जैसे ही प्रॉस्पेक्टस इश्यू हो जाएगा, तो प्रॉस्पेक्टस के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी जाएगा। अब जितने भी इंटरेस्टेड बायर होंगे, मतलब पब्लिक जो इंटरेस्ट ले रही है कि हाँ, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे इनका शेयर परचेज़ करना है, तो वो क्या करेगी? एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगी। तो उसे कहेंगे रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जो जिनका इंटरेस्ट है कि हाँ, मुझे इनके शेयर्स को सब्सक्राइब करना है, परचेज़ करना है, तो वो क्या करेंगे? एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एप्लीकेशन मनी को सबमिट करेंगे, डिपॉज़िट करेंगे। अब ये एप्लीकेशन मनी कहाँ डिपॉज़िट होगी? शेड्यूल्ड बैंक में, जो कि प्रॉस्पेक्टस में स्पेसिफाई होगा कि इस शेड्यूल्ड बैंक में आपको जाके अपने पैसे डिपॉज़िट करने हैं, ठीक है? वो कोई भी बैंक हो सकती है, डिपेंडिंग कि आपकी प्रॉस्पेक्टस में, कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में कौन-सी बैंक मेंशन है। पीएनबी है कि ओरिएंटल बैंक, मतलब ओबीसी है, यूबीआई है, कौन-सी बैंक है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, पर वहाँ पे मेंशन रहेगा, उसी बैंक में जाके आपको एप्लीकेशन का मनी डिपॉज़िट करना होगा, जिसे हम एप्लीकेशन मनी कहते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको भेजना होगा। क्लियर है?
अब जब कंपनी को ये एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है ना, तो वो अमाउंट कैसा हो सकता है? वो 3 कंडीशन में कंपनी को रिसीव हो सकता है। तीनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। या तो आपने जो भेजा था कि आपको ऑफ़र किया था, आपको जितना आपने इश्यू किया करने के लिए एप्लीकेशन मँगाए थे, पूरे के पूरे आ गए, फुल सब्सक्रिप्शन हो गया। या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, मतलब कि जितना आपने इश्यू किया था, उतने के लिए लोग नहीं अप्लाई किए हैं, उससे कम के लिए लोग अप्लाई किए हैं। या फिर जितने के लिए आपने अप्लाई करने के लिए बोला था, उससे भी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर लिया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो 3 कंडीशन आपके सामने आ सकती है और तीनों कंडीशन की अकाउंटिंग अगर बात करें, अकाउंटिंग अलग होती है, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनका अलग होता है, अलग तरीके से इसकी एंट्रीज़ पास होती हैं। तो फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, उसी समय पता चल जाता है कि आपका सब्सक्रिप्शन कैसा है, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, कितने लोगों ने शेयर्स को परचेज़ करने के लिए कहा है। अब आपको याद होगा, मैंने पहले ही बता दिया कि अगर 90% से कम सब्सक्रिप्शन आता है, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% आना चाहिए। अगर 90% से कम आया है इश्यू प्राइस का, तो आपको सबका सब वापस कर देना पड़ेगा, चाहे जितना भी आया हो आपके पास पैसा। ठीक है? सारा एप्लीकेशन मनी वापस करना, रिफंड करना पड़ेगा। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो आपको चाहिए, तभी आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अगर कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन पा लिया, मतलब मान लीजिए कि अंडर सब्सक्रिप्शन है, जितना आपने सोचा था उतने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, उससे कम लोगों ने सब्सक्राइब किया, जितना आपने इश्यू किया था उससे कम लोगों ने सब्सक्राइब किया। लेकिन इतने लोगों ने तो सब्सक्राइब कर लिया है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया पूरा हो गया, मतलब 90% हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, मतलब प्रोसीड्स आगे करेंगे। ठीक है? अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको कब तक रिसीव हो जानी चाहिए। तो जब आपने प्रॉस्पेक्टस इश्यू किया उस डेट से 120 डेज़ के अंदर ही आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जानी चाहिए। अगर 120 डेज़ के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुई है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको पूरा का पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। ठीक? तो ये तो हो गया कि हमने प्रॉस्पेक्टस इश्यू किया, फिर हमको एप्लीकेशन रिसीव हुआ। एप्लीकेशन रिसीव हुआ तो इस सिचुएशंस में आएगा और उसमें ऐसे-ऐसे प्रोसेस आते हैं। अब जब एप्लीकेशन आ गया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी रिसीव हो गया, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं, दैट इज़ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब हम शेयर्स अलॉट करेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, जैसे ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाती है तो कंपनी आगे प्रोसीड करती है शेयर अलॉटमेंट की तरफ, ठीक है? इसमें क्या होगा, इसमें लेटर ऑफ अलॉटमेंट कंपनी क्या करेगी, भेजेगी किसको, पब्लिक को भेजेगी, जिनको शेयर्स अलॉट किए जा रहे होंगे उनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजा जाता है। और फिर उसमें याद रखिएगा अलॉटमेंट मनी उनसे मांगी जाती है कि भाई आपको अलॉट हो रहा है, आप अलॉटमेंट के लिए पैसे भेजिए। तो वो अलॉटमेंट आ जाता है, तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट को भेजा जाता है, उसके बेसिस पे उनसे अलॉटमेंट मनी भी मंगाई जाती है। और जब अलॉटमेंट हो जाता है, जैसे अलॉट कर दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कंपनी के बीच में और एप्लीकेंट्स के बीच में, ठीक है? मतलब जिन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, जिनका अलॉटमेंट हुआ, उनके बीच में अब एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और अब वो आज से कंपनी के शेयर होल्डर्स बन गए, क्योंकि आपके नाम शेयर्स अलॉट हो गए। अब आप शेयर होल्ड कर लिए, तो शेयर होल्डर्स बन गए। इज़ इट क्लियर? तो ये क्या हो गया, ये एक मेन प्रोसेस हो गया, या मेन स्टेप्स हो गया। अब इसको, इस पूरे प्रोसेस में जो कंडीशंस आती हैं ना, उन कंडीशंस को अगर हम एक डायग्राम के थ्रू समझें, तो मतलब डायग्रामेटिकल फॉर्म में सब देखना चाहें तो उसको कैसे देखेंगे, मतलब ये पूरा प्रोसेस देखिएगा। तो अगर फंड हमको इक्विटी के थ्रू रेज़ करना है, तो उसके लिए कैसे होगा, उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, हमको प्रॉस्पेक्टस इनवाइट करना पड़ेगा, मतलब प्रॉस्पेक्टस इश्यू करके पब्लिक को इनवाइट करना पड़ेगा एप्लीकेशन के लिए कि आप हमारे एप्लीकेशन को परचेज़ करिए, एप्लीकेशन मनी डिपॉज़िट करिए, ठीक है? तो अब क्या होगा कि जब एप्लीकेशन हम इनवाइट करते हैं कि पब्लिक शेयर्स को परचेज़ करे, तो वो क्या करती है, एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजती है। कौन भेजेगा? पब्लिक भेजेगी, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके। कहाँ पे? शेड्यूल बैंक में जाके एप्लीकेशन मनी को डिपॉज़िट करेगी और एप्लीकेशन भेजेगी आपको। अब ये आपको 3 तरीके से आ सकता है पैसा, या तो आपको फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा, या अंडर सब्सक्रिप्शन होगा, या ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। मतलब या तो एप्लीकेशन जो रिसीव किया, वो जितने शेयर इश्यू किए थे पूरे का पूरा रिसीव कर लिया। अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब हो गया कि आपने एप्लीकेशन रिसीव तो किया है, एप्लीकेशन मनी आपको जो रिसीव हुई है, या एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है, वो जितना शेयर इश्यू किया था उससे कम की इश्यू हुई है। और ओवर का मतलब हो गया कि एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है, वो मोर देन द शेयर इश्यूड, जितना शेयर इश्यू किया था उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो गई है। अब जब फुल सब्सक्रिप्शन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, भई अलॉटमेंट का काम शुरू करिए। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो भई आप प्रो राटा अलॉटमेंट करिए, या एक्स्ट्रा को रिफंड करिए, काम खत्म करिए। पर अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होती है तो क्या करना होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हमें ये चेक करना पड़ता है कि क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है? मतलब आपको जितना शेयर आपने इश्यू किया था उससे कम एप्लीकेशन आई है। तो जो कम एप्लीकेशन आई है, आप चेक करिए कि क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मतलब मिनिमम 90% इश्यू प्राइस का हो जाना चाहिए, क्या उतना हो गया है?
अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गई है तो आगे बढ़िए, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुई है तो आपको क्या करना होगा, आपको सारा का सारा पैसा ऑल एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी पड़ेगी, ठीक है? और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गई है तो आप आगे अलॉटमेंट के लिए बढ़ सकते हैं, ठीक है? अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो क्या होता है कि एक्सेस पैसे को रिफंड करना होता है, या कंपनी क्या करती है, प्रो रेटा अलॉटमेंट कर देती है। अब प्रो रेटा अलॉटमेंट कैसे किया जाएगा, डायरेक्टर्स कैसे करेंगे, तो उसके लिए किस तरह से हम एंट्री पास करते हैं वो भी आगे न्यूमेरिकली देखा जाता है, ठीक है? ये पूरा न्यूमेरिकल होता है। तो अब वही बात हो गई, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुई है तो एप्लीकेशन मनी को आपको रिटर्न करना पड़ेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गई है तो डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, आपको अलॉट करने के लिए शेयर्स बोलेंगे, तो आपको अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपसे अलॉटमेंट मनी रिसीव की जाएगी। प्रो राटा अलॉटमेंट के केस में भी आपको अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी कंपनी को, और जैसे अलॉटमेंट मनी रिसीव हो जाएगी आपके नाम पे शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे, ठीक? फिर आपसे कंपनी फर्दर कॉल मांगेगी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फुल एंड फाइनल कॉल, जैसे भी आपसे पैसा रिसीव कर लेगी, जितना भी वो इश्यू प्राइस रिसीव करना चाहती है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने पूरा प्रोसेस देख लिया, स्टेप्स देख लिए कि शेयर इश्यू कैसे होता है और क्या-क्या कंडीशंस आती हैं, ठीक?